नमस्कार, मैं प्रभात रंजन पटेल आज उस बिहार के बारे में बात करने वाले हैं जिस बिहार ने सिद्धार्थ और वर्धमान को भगवान बुद्ध और भगवान महावीर बनने का वजह दिया था। जिस बिहार की मिट्टी पर सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। जिस बिहार की मिट्टी ने पूरी दुनिया में शिक्षा का अलख जगाया था। जब पूरी दुनिया नंगा और फकीर की तरह घूमा करती थी तो हमारे इसी बिहार की धरती पर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने पूरी दुनिया में शिक्षा का अलख जगाया था। पूरी दुनिया से लोग नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने और पढ़ाने के लिए आया करते थे। आज पूरी दुनिया लोकतंत्र और गणतंत्र का पाठ पढ़ाते रहती है, लेकिन उनको जानना यह जरूरी है कि हमारे इसी बिहार की धरती पर स्थित वैशाली के लिच्छवियों ने पहली बार गणतंत्र की शुरुआत की थी। मेरे दोस्त, आज पूरी दुनिया साम्राज्य विस्तार के नीति पर होड़ मचाए है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि इसी बिहार की धरती पर अवस्थित मगध साम्राज्य एक समय में पूरे आधे एशिया के बराबर था। मेरे दोस्त, इसी बिहार की धरती पर सम्राट अशोक और विक्रमादित्य जैसे महान सम्राट हुआ करते थे, जिसका शासन करुणा पर आधारित था। मेरे दोस्त, हमारे बिहार को आखिर किसका नजर लग गया? आज हमारा बिहार कहां गर्त पर चला जा रहा है? हमारे बिहार की इतनी दयनीय स्थिति कैसे हो गई कि एक समय में हमारे बिहार का उद्योग व्यवस्था इतने चरम उत्कर्ष पर था कि हमारे बिहार में सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, खाद्यान्न उद्योग बहुत ज्यादा फल फूल रहा था, लेकिन आज हमारे बिहार में उद्योग के नाम पर सिर्फ लूट ही मचा हुआ है। लूट घसोट का उद्योग हमारा बिहार बन चुका है। मेरे दोस्त, आज बिहार में अगर साक्षरता की बात किया जाए तो पूरे देश में सबसे कम साक्षरता दर हमारे इसी बिहार की है। महिला साक्षरता में भी हमारा बिहार सबसे नीचे पायदान पर है। अगर बेरोजगारी की बात किया जाए तो बेरोजगारी की अगर बात किया जाए तो मेरे दोस्त, आप लोग बिहार में देख सकते हो किस तरीके से पलायन की घटना होता है कोई रोजगार न मिलने के वजह से। 10-12 साल के युवा अपने घरों की जिम्मेदारी का बोझ लेते हुए पलायन कर जाते हैं पंजाब, हरियाणा, मुंबई 10 से 12 हजार रुपया महीना कमाने के लिए। आज बिहार की स्थिति यह हो चुकी है कि हमारे पूरे देश के जीडीपी में मात्र लगभग 2.5% योगदान ही हमारा बिहार दे पाता है। मेरे दोस्त, आबादी में तो 9% योगदान लगभग है हमारे बिहार का। जनसंख्या विस्फोट में कोई मुकाबला नहीं है हमारे बिहार का, लेकिन किस तरीके से हमारे बिहार की स्थिति दयनीय होती चली जा रही है, आखिर इसके पीछे कौन सा वजह है? किसकी नजर हमारे बिहार को लग गई कि आज हमारा बिहार इस पायदान पर खड़ा है? इस पूरे वीडियो में हम लोग विस्तार से जानेंगे अपने बिहार के असलियत के बारे में। मेरे दोस्त, इस कहानी की शुरुआत होती है सर भारत में ब्रिटिशर्स के आगमन के साथ। आपको पता है यूरोपीय कंपनी जब भारत में आए थे तो उसका उद्देश्य व्यापार करना था। पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांस यूरोपीय कंपनी भारत में क्रमशः व्यापार करने के लिए ही आए थे, लेकिन ये सारे यूरोपीय कंपनियों ने भारत को कब गुलाम बना लिया, हम भारत और बिहार वासियों को पता भी नहीं चला। मेरे दोस्त, यूरोपीय कंपनी शुरुआत में तो खुद में ही लड़ाई करती रही अपने उद्योग धंधा और व्यापार को बढ़ाने के लिए, जैसे कि बेदरा का युद्ध, वांडीवास का युद्ध आप लोगों ने नाम सुना होगा। लेकिन 1757 ईस्वी का पलासी का युद्ध और 1764 ईस्वी का बक्सर का युद्ध, इस युद्ध में अंग्रेज की जीत ने यह तय कर दिया कि अब भारत पर राज अंग्रेज ही करेगा। उसके बाद 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाता है। दीवानी अधिकार को साधारण अर्थ में आप समझिए तो एक तरीके से टैक्स वसूलने का पावर, और यहीं से अंग्रेज का भारत और बिहार को लूटने की परंपरा शुरू होती है। मेरे दोस्त, जैसे ही इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा में ईस्ट इंडिया कंपनी पावर में आती है, उन्होंने सबसे पहले निशाना बनाया बिहार, बंगाल और उड़ीसा के किसानों को, क्योंकि हमारे बिहार, बंगाल, उड़ीसा के जो किसान थे वो काफी ज्यादा आत्मनिर्भर थे, अपना खेती मस्त तरीके से करते थे। उनकी बुरी नजर यहाँ के किसानों पर सबसे पहले लगती है। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में जमींदारी व्यवस्था को लागू कर दिया जाता है। जमींदारी व्यवस्था क्या था? जमीन का मालिक
जमींदार को मान लिया गया और जमींदार को ये दायित्व दिया गया कि वो किसानों से टैक्स वसूलने का कार्य करे। टैक्स का दर इतना ज्यादा था कि ये जमींदारी व्यवस्था के तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा के किसान वो टैक्स दे ही नहीं पाते थे। और बाद में सिलसिला चल पड़ा लोन देने का, और किसान उसी जमींदार से बाद में जाकर लोन लेते थे, और वो लोन अगर नहीं चुका पाते थे तो उन्हें अपने खेती से हाथ धोना पड़ जाता था। इस तरीके से धीरे धीरे बंगाल, बिहार, उड़ीसा के किसानों की बदहाल स्थिति की शुरुआत हो गई। मेरे दोस्त, इनका परिणाम इस रूप में आया कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा में भयंकर अकाल और भूखमरी का दौर शुरू हो गया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में बंधुआ मजदूरी और बेगारी प्रथा एक समय में चरम पर हुआ करती थी। ब्रिटिशर्स ने इस तरीके से बंगाल, बिहार, उड़ीसा को अंदर से खोखला कर दिया, सब कुछ नष्ट कर दिया हमारे बिहार के युवाओं और देश के भविष्य का। लेकिन बात यहां पर नहीं रुकती मेरे दोस्त। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अंग्रेजों के द्वारा बंगाल का विभाजन किया जाता है। उसके उपरांत वर्ष 1912 ईस्वी में बंगाल का विभाजन करके बिहार को अलग कर दिया गया, जिस बिहार में वर्तमान का झारखंड और उड़ीसा भी शामिल था। लेकिन वर्ष 1936 ईस्वी में एक बार फिर से विभाजन किया जाता है और उड़ीसा को अलग कर दिया जाता है मेरे दोस्त। उसके बाद आजादी के बाद 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बचा खुचा कार्य और खत्म कर दिया जाता है, जब हमारे बिहार का एक बार फिर बंटवारा कर दिया जाता है और झारखंड को अलग कर दिया जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आजादी के समय तक हमारे बिहार की स्थिति इतनी भी खराब नहीं थी। हमारे बिहार में उद्योग धंधा की बात किया जाए तो चीनी उद्योग में हम लोग काफी उब्बल थे। पूरे देश के उत्पादन का लगभग 40% चीनी का उत्पादन हम बिहारी करते थे। सूती वस्त्र के उद्योग में हमारे बिहार का जलवा था मेरे दोस्त। और खाद्यान्न में तो हम लोग आत्मनिर्भर हैं ही। हम लोगों को कुछ नहीं आता लेकिन मेहनत करना आता है। बिहार के किसान मिट्टी से भाई सोना उगाने का कार्य करते हैं। अपने मेहनत के दम पर हम लोग आत्मनिर्भर थे। आजादी तक हमारे बिहार की स्थिति इतनी भी बुरी नहीं थी। तो आजादी के बाद आखिर हमारे बिहार की स्थिति ऐसे कैसे हो गई कि आज हमारे बिहार के किसान आत्महत्या करने पे मजबूर है। आइए हम लोग जान लेते हैं कि 1947 ईस्वी में जब हमारे देश को आजादी मिला तो हमारे बिहार पर किसकी नजर पड़ गई कि हमारे बिहार का स्थिति ऐसा हो गया। सबसे पहला काम किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार के द्वारा सबसे पहले औद्योगिक नीति लाया जाता है। इस औद्योगिक नीति में ऐसा व्यवस्था कर दिया जाता है कि भारत के अलग अलग राज्यों के लोगों को ये प्रावधान दिया जाता है कि वो कहीं पर भी अपनी फैक्ट्रियां लगाए और कच्चा माल वो कहीं से भी ले जाए, उन्हें सब्सिडी देने का कार्य कर रही थी सरकार। बस बात यहीं पर खत्म हो गई। जो भी इंडस्ट्री हमारे बिहार, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ के इलाके में हुआ करता था मेरे दोस्त, क्यों हुआ करता था? क्योंकि हमारे बिहार, झारखंड, उड़ीसा ये सब इलाकों में मेरे दोस्त बहुत ज्यादा मिनरल्स, माइंस, खनिज, खादान जैसे कोयला हो गया, ये सब का भरपूर मात्रा मिलता था। लेकिन जैसे ही औद्योगिक नीति आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के सरकार के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि आप भारत के किसी भी इलाके में फैक्ट्री लगाइए, आपको कच्चा माल के परिवहन के लिए सब्सिडी दिया जाएगा। भारत के तटवर्ती इलाके मतलब ऐसे राज्य जो समुद्र से लगे हुए थे, वहां पर फैक्ट्रियां खुलना शुरू हो जाता है। जैसे गुजरात हो गया, केरल हो गया सर, तमिलनाडु हो गया, ये सारे राज्य में सारे फैक्ट्री खुलना शुरू हो गया और अपने बिहार का उद्योग व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गया। जो कभी बिहार का इंडस्ट्री चीनी उद्योग में अव्वल हुआ करता था, सीमेंट उद्योग अव्वल हुआ करता था, वो बिहार में आज स्थिति देखकर देखिए आप लोग, भाई चीनी उद्योग नष्ट हो चुका है, सीमेंट उद्योग नष्ट हो चुका है, फैक्ट्रियां बिल्कुल तबाह हो गई है। बिहार के युवाओं के पास कोई रोजगार नहीं है, इसीलिए कपार पर झोला उठाकर 10,000 रुपया, 12,000 रुपया कमाने के लिए मस्त पंजाब और हरियाणा चल देते हैं ये लोग। मेरे दोस्त, बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। हमारे बिहार के किसानों के पास जमीन तो है, लेकिन जमीन का आकार बहुत बड़ा नहीं है। जमीन का आकार बहुत बड़ा नहीं होने के कारण हमारे बिहार के किसान कृषि में बहुत हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। जब बहुत ज्यादा हाई तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा
तो हमारे बिहार में पैदावार उस अनुरूप नहीं बढ़ा। पहली बात तो हम लोग फसल में भी उतना ज्यादा आत्मनिर्भर तो है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल उसको नहीं बना पाए जैसे कि पंजाब और हरियाणा बना पाया। दूसरा बात, हमारे बिहार में उद्योग धंधा नहीं लगने का यह भी कारण है भूमि अधिग्रहण। क्योंकि किसानों की जमीनें बहुत छोटी छोटी होती है, फैक्ट्री लगाने के लिए बहुत बड़ी जमीन की जरूरत पड़ती है। तो कोई भी अगर बिजनेसमैन हमारे बिहार में फैक्ट्री लगाने के लिए आएगा तो उसको बड़े बड़े जमीन की जरूरत है। यहाँ के किसान की जमीन बहुत छोटी छोटी है, तो सरकार की भी पॉलिसी ऐसी नहीं है कि उनको लैंड तुरंत मुहैया करवा दिया जाए। तो उद्योगपति को बहुत ज्यादा समस्या का सामना हमारे बिहार में करना पड़ता है जब वो कोई भी फैक्ट्री लगाने के लिए आता है। तो इस वजह से हमारे बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाया, जिसके वजह से हमारे बिहार को कोई रोजगार ही नहीं मिल पा रहा, उद्योग धंधा है ही नहीं। तो हमारे बिहार के लोग कहां जाएंगे भाई, पलायन करेंगे 10-12 हजार रुपया कमाने के लिए बाहर में। इनसे भी बड़ी दुर्गांत समस्या क्या है, इनसे भी बड़ी दुर्गांत समस्या है बाढ़ की। आपको पता होगा कोसी नदी हमारे बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ये कोसी नदी नेपाल के गोसाई धाम से निकलता है और बिहार के सीमावर्ती जो भी जिले हैं भाई, सुपौल, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, इन सारे जिलों को बिल्कुल तरीके से किशनगंज सबको तबाह कर देता है। हजारों करोड़ का नुकसान हर वर्ष होता है। जब बिहार में बाढ़ आता है तो पूरे देश का मीडिया और पूरे देश का सरकार, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, बिहार की स्थिति को बदलने के लिए बहुत ज्यादा वादा तो करता है, लेकिन जैसे ही बाढ़ चला जाता है वो वादा उसी के साथ चला जाता है। हमारे बिहार के साथ केंद्र सरकार भी इस तरीके से सौतेला व्यवहार करती है कि बाढ़ को रोकने के लिए ना कोई उपाय किया जाता है, ना ही उन सारे जिलों में ऐसा व्यवस्थाएं किया जाता है कि बिहार से बाढ़ से बचा जा सके। आप लोग जब कोई भी बच्चे अगर उस इलाके के होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि बाढ़ में कितनी ज्यादा क्षति होती है, फसल तबाह हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, भवन, घर सब कुछ तबाह हो जाता है मेरे दोस्त। आवश्यक सामग्री जो भोजन खाने का होता है वो भी खत्म हो जाता है। स्कूल में पानी घुस जाता है तो बच्चों का शिक्षा व्यवस्था भी चौपट हो जाता है मेरे दोस्त। इसके अलावा हमारे बिहार की दुर्गांत स्थिति के लिए जिम्मेदार है बिहार की जाति व्यवस्था। कहने को तो हमारा बिहार राजनीति का मक्का कहा जाता है, कहीं पर भी अगर बात होगा तो ऐसा कहा जाता है कि बिहार जो है बहुत ज्यादा पॉलिटिकली अवेयरनेस राज्य है, यहाँ के लोगों की राजनीतिक क्षमता बहुत ज्यादा है। लेकिन आप किसी भी चाय की टपरी पर जाके बैठो, किसी भी गांव समाज में चले जाओ, वहां की राजनीति पर बात इस तरीके से थेथरोलॉजी के साथ किया जाएगा जिसमें विकास के कार्य या सरकार को आलोचना करने का कोई बात ही नहीं होता है। बस वहां पर यह देखा जाता है, ऐसा बात किया जाता है कि कौन सा नेता किस जाति का है। अरे भाई, तुमको नेता चुनना है, हमारे बिहार का विकास के कार्य के लिए नेता चुनना है। तुम कोई जीजा नहीं चुन रहे हो कि उसकी जाति देख रहे हो। ये बिहार का जाति व्यवस्था इस तरीके से हमारे बिहार को डुबो रहा है अंदर से, जैसे कि मानो भाई किसी भी ईंट में धूल लग जाता है। मेरे दोस्त, आप लोग देख लो, जो आप चाहते हो सरकार भी वही दे रहा है। जाति जनगणना करवा रहा है सरकार। जहां पर विकास के बात किए जाएं, जहां पर कार्य विकास के किए जाए, वहां पर जाति जनगणना का आपको रिपोर्ट दिया जाता है कि जादव इतना प्रतिशत है, कुर्मी इतना प्रतिशत है, भूमिहार बाभन इतना प्रतिशत है। मतलब हद है इस बिहार सरकार का भाई। अगर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करें तो बाबू पॉलिटिकल सिस्टम हमारे बिहार का इस तरीके से है जिन्होंने हमारे बिहार को तबाह करके रखा है। वर्ष 1990 ईस्वी तक अगर बिहार की राजनीतिक व्यवस्था को देखा जाए तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का दौर है। यहां पर सरकार बनते बिगड़ते उठा पटक का दौर शुरू हुआ। लेकिन जैसे ही वर्ष 1990 के बाद लालू यादव और नीतीश कुमार का उदय हमारे बिहार में होता है तो इन दोनों नेताओं ने क्रमशः 15 साल और 20 साल बिहार को लूटने में और मधुमक्खी के छत्ता के जैसे रस चूसने में बिहार का कोई कसर नहीं छोड़ा। मेरे दोस्त, जब आरजेडी पार्टी की सरकार, लालू यादव की सरकार, राबड़ी देवी की सरकार हमारे बिहार में बनता है तो चारा घोटाला किया जाता है, अलकतरा घोटाला किया जाता है हमारे बिहार में। बिहार के शिक्षा व्यवस्था को इस तरीके से बदहाल कर दिया जाता है कि वहां पर चरवाहा विद्यालय खोलने पर मजबूर किया जाता है भाई। और तर्क क्या दिया जाता है कि अगर रोड बन जाएगा बहुत बढ़िया तो एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होगा।
अगर बिजलियां आ जाएंगी भाई, अगर बिजलियां आ जाएंगी तो करंट लगेगा। कहने का तात्पर्य आप समझ रहे हो किस तरीके से हमारे बिहार को लूटा और घसोटा गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आरजेडी के सरकार के दौरान, माननीय लालू यादव के सरकार के दौरान काम नहीं हुआ, सामाजिक न्याय का बहुत सारा काम हुआ, लेकिन जो कार्य उद्योग धंधा पर किया जाना चाहिए, जो कार्य हमारे बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया जाना चाहिए, जो कार्य हमारे शिक्षा व्यवस्था पर किया जाना चाहिए, जो कार्य पलायन और बाढ़ को रोकने के लिए किया जाना चाहिए, वो कार्य नहीं किए गए। इसीलिए आज हमारे बिहार की स्थिति ये है। इसके बाद ये पलटू चाचा की सरकार आती है हमारे बिहार में। ये चाचा बस इसी बात में लगे रहते हैं कि हमारी सत्ता किस तरीके से बरकरार रहे। इनको विकास के कार्य से कोई लेना देना नहीं है भाई। ये अलट कर पलट कर ऐसा कार्य करते रहते हैं जिससे इनकी सत्ता महफूज रह पाए। मेरे दोस्त, माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार ने हमारे बिहार के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, नो डाउट, बहुत सारी योजनाएं चलाए हैं, लेकिन उस योजनाओं को सफल बनाना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है मेरे दोस्त। जैसे कि आप लोग कुछ दिन पहले ये न्यूज में सुने होंगे, ये घंटा घर 40 लाख रुपया लगाकर बिहार सरकार के ऑफिसर ने ये घंटा घर बनाया और 2 दिन तक ये नहीं टिक पाया। कहीं पर पुल बनाया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा और 10 दिन के अंदर वो पुल धंस जा रहा है। मेरे दोस्त, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, बिहार के उद्योग धंधा पर, बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर, बिहार के नारी सशक्तिकरण पर आखिर ऐसे कार्य क्यों नहीं किए जा रहे हैं जिससे हमारे बिहार के युवाओं को बिहार में रोजगार मिल पाए। चाहे 20,000 15,000 रुपया का ही रोजगार क्यों ना मिले, लेकिन बिहार में क्यों नहीं उद्योग धंधा, आखिर यहां पर क्यों नहीं आईटी इंडस्ट्री डेवलप किया जा रहा है सरकार के द्वारा। हमारे बिहार के साथ इतना नाइंसाफी और सौतेला व्यवहार करने के लिए इन दोनों नेताओं को मुबारक है भाई। इन दोनों नेताओं ने क्रमशः 15 साल और 20 साल हमारे बिहार को इस तरीके से लूटा है कि आज हमारे बिहार के युवा जब कहीं भी दूसरे जगह राज्य में जाते हैं तो उसको गाली से संबोधित किया जाता है। बिहारी एक तरीके का गाली बन गया है। लेकिन मैंने इस वीडियो के शुरुआत में ही बताया, हमारे बिहार का इतिहास ऐसा नहीं रहा। जिस बिहार की धरती पर चाणक्य जैसे महान पैदा हुए, जिस बिहार की धरती ने पूरी दुनिया में शिक्षा का अलख जगाया, उसी बिहार की शिक्षा व्यवस्था आज ऐसी है कि पूरे देश में साक्षरता दर सबसे कम है हमारे बिहार का। मेरे दोस्त, अगर हम बात करें बिहार के पॉलिटिकल सिस्टम की, हमारे बिहार के पॉलिटिकल सिस्टम को बदलने की जरूरत है। आप लोग जब भी वोट देने के लिए जाइए तो हमारे नेताओं के काम पर वोट दीजिए, उनके नाम पर और जाति पर नहीं। हमारे बिहार के बारे में आपका क्या सोचना है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे बिहार को बदलने का वक्त आ गया है। आप लोग जब आवाज उठाएंगे तभी हमारा बिहार बदल सकता है। मेरे दोस्त, सरकार की आलोचना करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी वो हमारे लिए काम कर पाएंगे। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्त के पास जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।